हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और दिस इज़ डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एमसीक्यू सेशन। इससे पहले भी हमने डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे एमसीक्यूज़ किए हैं, फंडामेंटल राइट्स पे किए हैं 2 बार, प्रियम्बल पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे। अगर किसी बच्चे ने वो मिस किए हैं तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं वीडियोज़ सेक्शन में, और प्ले लिस्ट भी बना के है पॉलिटी एमसीक्यूज़, एंड उसमें भी आप देख सकते हैं सारे लेक्चर्स ऐड करके उस प्लेलिस्ट में। तो जितना भी अगर किसी का पॉलिटी वीक है या कोई इम्प्रूव करना चाहता है अपना पॉलिटी, उसके सारे एमसीक्यू जो है हमारे प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी एंड एमसीक्यूज़ वहाँ पे सेव करके हैं, राइट। प्रीवियस अगर आप कल वाले लेक्चर्स, कल परसों वाले लेक्चर्स देखना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो आपको ऊपर ही मिलेंगे यूट्यूब पे वीडियोज़ सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सो क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन इज, शाबाश, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कम अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आते हैं डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 4A। एंड यस, द राइट आंसर इज, ये किस पार्ट में आते हैं? इट कम्स अंडर पार्ट 4। पार्ट 4 में डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। अगर हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे, हमने पढ़ा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, ठीक है। ओके, पार्ट 4 में डीपीएसपीज आती हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, आर्टिकल 51A, एक ही आर्टिकल इसके साथ डील करता है। और पार्ट 5 जो है उसमें यूनियन गवर्नमेंट के रिलेटेड जो है चीज़ें वो आती हैं। सो दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट दीज टॉपिक्स, ठीक है। सो पार्ट 4 में डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आती है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम डीपीएसपी। इनमें से कौन से आर्टिकल्स डीपीएसपी से हैं? आर्टिकल 35 to 51, आर्टिकल 35 to 50, आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 to 50। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। यस, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये आता है पार्ट 4 में, और उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 36 से लेके 51 तक। क्योंकि मैंने आपको बोला पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आता है, तो उसके बाद 35 से के बाद 36 से 51 तक आता है डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। और फिर 51A जो है, कैपिटल A, ये आता है डायरेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द राइट answer, right? Okay, principles of direct to principles of state policy are borrowed which constitution? direct to principles of state policy जो ये principles है ये हमने किस constitution से borrow किए? यूएसए constitution, कैनेडियन constitution, यूके constitution, irish constitution। किस constitution से borrow की? क्योंकि जब हमारे forefathers ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस टाइम पे उन्होंने 60 कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और वो कंसल्ट किया और बहुत सारी फीचर्स को बोरो किया। तो जो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। सो ऑप्शन डी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937 इज द राइट आंसर हेयर। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने किस फीचर को बोला नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस पार्ट को? प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। किस पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट को बोला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नोबल फीचर? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला नोबल फीचर। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को किसको बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दोनों को, फंडामेंटल राइट्स को और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। As per Grenville Austin, which part of the Constitution describes as a conscience of the Constitution? Conscience of Constitution हम किस पार्ट को बोलते हैं? ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने बोला, ये एक थिंकर है ग्रेनवाइल ऑस्टिन, इन्होंने बोला एक पार्ट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस पार्ट को बोला? प्रियम्बल को, फंडामेंटल राइट्स को, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को किसको बोला इन्होंने कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? आपने पढ़ा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
उसमें डायरेक्शंस दी गई थी, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी गवर्नमेंट को, उनको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो उसी तरह से और हम बोलते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस कि अगर आपको कोई पॉलिसी लानी है, अगर आपके पास फंड्स है, तो आप वो पॉलिसी कैसे लो, उसमें क्या करो, आप गवर्नेंस को चलाने के लिए आप कैसे लो, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। preamble, fundamental rights, right to principles of state policy, both fundamental rights and right to principles of state policy। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है right to principles of state policy, क्योंकि जब आज़ादी मिली इंडिया को, उस टाइम पे हमारे इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे कि हम हर एक चीज़ जो है फंडामेंटल राइट्स में डाल दें। तो इसीलिए राइट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, अगर हमें कोई भी पॉलिसी लानी है, कोई भी प्रोग्राम लाना है, कोई भी सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी है हमारी सिटीजन्स की, वो हमें करने चाहिए एज पर द डायरेक्टिव्स जो हमारे पास है चैप्टर 4 में, एज पर डायरेक्टिव्स करने चाहिए। तो इसीलिए इनको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हेयर। Which of the following is not aim to establish DPSP? DPSP establish करने का एम इनमें से क्या नहीं है? वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखो, अगर हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए, इनका आइडिया अपलिफ्ट करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, जहाँ पे हम फुल लिबर्टी सिखाते हैं इंडिविजुअल को। लेकिन अगर हम DPSP की बात करते हैं, ये हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बताता है, और ये वेलफेयरिस्टिक अप्रोच दिखाता है। सो वेलफेयर स्टेट, सो ये तीनों जो ऊपर है ये DPSP के रिलेटेड है। कौन? वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी। बट दिस इज नॉट एम ऑफ द DPSP, दिस इज द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। Political democracy was established by fundamental rights. Which of the following articles is not based on socialistic principles? इनमें से कौन सा आर्टिकल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे नहीं है? देखो, जो DPSPs है ना, इनको हमने खुद की कन्वेंस के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, लिबरल आइडियल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसमें ये बताता है कि इनमें से जो आर्टिकल्स हैं, इनमें से कौन से सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे नहीं है। आर्टिकल 38, 39, 40, 41। तो बताइए कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे नहीं है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। क्यों? क्योंकि ये गांधीयन प्रिंसिपल है, क्योंकि गांधी जी का बहुत ज़्यादा फोकस था पंचायत पे। किस पे? पंचायत पे। तो आर्टिकल 40 जो है ना, ये हमें बताता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसने प्रैक्टिकल शेप दिया आर्टिकल 40 को। उसमें हम पढ़ते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसने प्रैक्टिकल शेप दिया आर्टिकल 40 को। सो आर्टिकल 40 का सबस्टेंस जो है ना, वो आर्टिकल 40 हमें क्या बताता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। सो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत एंड सेल्फ गवर्नमेंट गांधीयन प्रिंसिपल है। ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल नहीं है, गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। तो बाकी आर्टिकल्स अगर हम देखेंगे, इनमें ये क्या है? अगर हम आर्टिकल 39 की बात करेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू एजुकेट मीन्स फॉर लिवलीहुड। आर्टिकल 38 की बात करेंगे, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर। आर्टिकल 41 की बात करेंगे, टू सिक्योर द राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज एंड सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। आर्टिकल 42, मेक ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। 43, टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। आर्टिकल 43A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल 43 हमें बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं उनको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेशन कराओ। 47 होता है आर्टिकल 47, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमारी जब आज़ादी मिली, उस टाइम पे हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन ये बताया गया जब भी रिसोर्सेज होंगे गवर्नमेंट के पास, वो इन प्रिंसिपल्स पे ध्यान देगा। जैसे हमारी ICDS स्कीम है, आंगनवाड़ी स्कीम, ऑब्वियसली क्या वो न्यूट्रिशन इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है? हाँ बिल्कुल है, उसमें वहाँ पे न्यूट्रिशस चीज़ें मिलती है। तो आर्टिकल 47 है ना, ऐसे ही। तो ये आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 39 क्या बताता है, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41 क्या बोलता है हमें, 42 क्या बोलता है, 43, 43A एंड 47। ठीक है, बाकी हमने आर्टिकल 40 देखा, वो गार्डियन प्रिंसिपल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, याद रख लेना। और अगर आपको ये याद नहीं है तो वीडियो को पॉज करके इनको 2-4 बार रिवाइज करो, थोड़े से कीवर्ड्स रखो कि इनमें क्या क्या इसके साथ डील करता है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। Which of the following article is not based on the Gandhian principles of directive principles of state policy? इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल्स पे बेस पे कौन सा नहीं है? 43, 43B, 44, 48।
कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल के बेस पे। अगर आपने पढ़े होंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो आपको पता होगा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्यों? आर्टिकल 44 जो है ना ये नहीं है गांधीयन प्रिंसिपल, ये एक लिबरल प्रिंसिपल है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमें बताता है। जैसे आर्टिकल 43 जो है ये है, इट इज़ अबाउट, ये एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। इट इज़ अबाउट आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं उनके लिए कैसे अडॉप्ट करना है, शादियों कैसे करनी है, जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे बांटना है, उसके लिए एक यूनिफॉर्म कोड लाओ। इसलिए यूनिफॉर्म यूसीसी जो है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसके साथ डील करता है। द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू गांधीयन प्रिंसिपल। बाकी इनमें से देखो ना गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ क्या क्या आएगा। एक तो हमें पता है आर्टिकल 40 हमने अभी देखा, विलेज पंचायत एंड सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। आर्टिकल 43 प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट को, ये भी गांधी जी ने बोला था। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड भी जोर दिया था गांधी जी ने। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आर्टिकल 46 टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST वीकर सेक्शंस एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। जो SC है, STs है, वीकर सेक्शंस है, उनकी जो है एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करो, ये भी एक गांधी जी का कहना था, तो इसलिए इनको हम गांधीयन प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। अगर कोई शराब पीता है या कोई ड्रग्स करता है उसको हमें प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिलिट्री एंड ड्रॉट कैटल, ठीक है। सो ये गांधीयन प्रिंसिपल्स है, आप इनको भी याद कर सकते हो। आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, ठीक है। 43B बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड है। तो आर्टिकल 44 गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। अच्छा, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। 47, 48, 49, 50 बताइए, अभी हमने ये पढ़ा, इनमें से कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल नहीं है। सो ऑप्शन ए 47 हमने देखा, तो क्योंकि आर्टिकल 47 हमें क्या बताता है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। क्या ये क्या बताता है? टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, अभी हमने पढ़ा, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। तो बाकी अब आप बोलोगे कि मैम फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल में क्या क्या आता है। आप देखोगे आर्टिकल 44 जो हमने अभी पढ़ा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द कंट्री, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है ना, लिबरल थॉट एक। अच्छा, आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, ये भी एक लिबरल थॉट है। 48 ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लेवल्स, है ना, लिबरल मॉडर्न थॉट साइंटिफिक लेवल्स पे, लाइन्स पे ये करना। 48A सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 49 प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स प्लेस एंड places and historic places of national importance। आर्टिकल 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। आर्टिकल 51 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। और आर्टिकल 44 क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द कंट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रख लेना। ये सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. Which article has provisions to secure opportunities for the healthy development of children? Children की healthy development के लिए opportunities provide करना। 39, 39A, 43A, 48A, कौन सा article provisions है to secure opportunities for the healthy development of children, ठीक है। So इसका जो आंसर है ऑप्शन ए 39। Article 39 has provisions to secure opportunities for the healthy development of children। जो Article 39 it was added by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976। 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 is a notable amendment to the Constitution of India। It was enacted during the period of emergency। जो 42nd Constitutional Amendment Act हुआ, ये हुआ 1976 में। उस टाइम पे emergency चल रही थी, इंदिरा गांधी का रूल चला था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ना, इसने बहुत सारी चेंजेस लाई, बहुत सारी चेंजेस, हद से ज़्यादा, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी बोला जाता है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, जी हमने अभी ऊपर पढ़ा। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किस आर्टिकल में लिखा गया है? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये किस आर्टिकल में मेंशन करके? 39, 39A, 43A, 48A, बताइए किस आर्टिकल में देखे हैं? सो यस, इट इज़ आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। और ये जो ये आर्टिकल है, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ 1976, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो आर्टिकल 39 है ना, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया, और ऊपर जो हमने आर्टिकल 39 है ना, उसका एक सब क्लॉज एफ है बेसिकली, उसी को ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे आर्टिकल 39A, उसको भी ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और आर्टिकल 39A हमें बताता है इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड के बारे में। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, मैंने आपको ऊपर बताया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किसमें, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में। वो सिर्फ वर्कर्स नहीं रहने चाहिए, उनको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करा, गांधी जी ने बोला था ये। तो ऑब्वियसली आर्टिकल 43A, ये आर्टिकल 43 जो ए है ना, इसको भी ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। आर्टिकल 43A ये हमें पता था जो वर्कर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? सारी आपको आर्टिकल्स याद हो जाएंगे डीपीएसपीज के। सेफ गार्ड ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, 39, 39A, 43A, 48A। बताइए किस आर्टिकल में है सेफ गार्ड ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ मेंशन? ऑप्शन डी 48A में है। और ये भी जो आर्टिकल 48A है ना, ये याद रख लो, ये ही इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ। जो 48A है ना, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। In which article has been amended to make provisions to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978? दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये हुआ 1978 में। इसने किस आर्टिकल में प्रोविजंस ये लाई कि इनइक्वालिटीज़, इनकम में जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो उनको कम करना है इनइक्वालिटीज़ को। आर्टिकल 38, 39A, 43A, 48A। हमें पता है 43A, 39A, 48A 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई, और 48A से क्या लाया गया, आर्टिकल 38। तो 44th Constitutional Amendment Act 1978 is another important amendment to the Constitution of India. It was enacted in the aftermath of the emergency. जब इंदिरा गांधी का दौर खत्म हुआ, इमरजेंसी का दौर खत्म हुआ, उसके बाद फिर लाएगा 44th Constitutional Amendment Act। एंड इसने कुछ जो 42nd Constitutional Amendment Act ने चेंजेस लाई थी, कुछ चेंजेस इसने रिवर्स की। तो जो आर्टिकल 38 है, इसका सबस्टेंस जो है मिनिमाइज करना इनइक्वालिटीज को, ये आर्टिकल 38 में है और 44th Constitutional Amendment Act से लाया गया। In which article was amended the 86th Amendment Act of 2002 for compulsory elementary education? देखो 86th Amendment Act जो है ना 2002 का, मैंने आपको बार बार पढ़ा है कि कल भी हमने पढ़ा, इसने आर्टिकल 21A ऐड किया, किसमें, फंडामेंटल राइट्स में। इसने 11th ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की। ठीक है, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 45 जो है ना, इसका सब्जेक्ट चेंज किया गया, क्योंकि 41A जो है ना, इसमें 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन देने की बात की गई, फंडामेंटल राइट बनाया गया। और 45 में फिर चेंज किया गया और इसमें कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन रखी गई है, जैसे आंगनवाड़ी है। सो आर्टिकल 45 हियर इज द राइट आंसर। ठीक है, सो ये 86th अमेंडमेंट एक्ट से इसका सबस्टेंस चेंज किया गया, आर्टिकल 45 का। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, आर्टिकल 45। Which of the following article was added by the 97th Constitutional Amendment Act of 2011 for the functioning of cooperative societies? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की फंक्शनिंग के लिए कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट से? 97th। जो 97th अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो 2011 में हुआ। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ। इसने एक और आर्टिकल ऐड किया, 43B आर्टिकल ऐड किया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, आर्टिकल 43B। ठीक है, और किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ? 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। The 97th Constitutional Amendment Act of 2011 pertains to cooperative societies in India. It was enacted to make changes in Article 19 and 43B of the Constitution. In which judgment Supreme Court ruled that in case of conflict between the fundamental rights and right to principles, fundamental rights would prevail? किस सुप्रीम कोर्ट केस में ये बताया गया? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कन्फ्लिक्ट होगा, हमें फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा वजन देना चाहिए या राइट टू प्रिंसिपल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को ही ज़्यादा फोकस देना चाहिए। कौन सी जजमेंट थी? चंपारण दरोजियन केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, किशोरंदा पार्टी केस 1973, मिनरल मिल्स केस 1980। किस केस में ये बोला गया था? सो ऑप्शन ए चंपाकम दरोजियन केस 1951।
1. In which judgment Supreme Court ruled that fundamental rights are sacrosanct and Parliament does not have power to amend them? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला गया था जो फंडामेंटल राइट्स है ये सैक्रोसेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि उनको अमेंड करे, चेंज करे, किनको? फंडामेंटल राइट्स को। तो किस केस में बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सैक्रोसेंट है, बहुत ही हमारे लिए प्रीशियस है और पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज करे? चंपाकम दारूजन केस 1951, गोलकनाथ केस, किशनानंद भारती केस, मिनरल मिल्स केस। तो ये जो बोला गया था कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का, सो इट वाज इन गोलकनाथ केस ऑफ 1967। लेकिन उसके बाद फिर 1973 में किशनानंद भारती केस आया, उसने बोला पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। In which judgment the Supreme Court held that Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and directive principles। तो ये सुप्रीम कोर्ट के किस केस में ये बताया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये एक बेसिक बेडरॉक प्रिंसिपल पे है, और वो प्रिंसिपल क्या है कि हमें बैलेंस रखना है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये नहीं कि फंडामेंटल राइट्स ही इंपॉर्टेंट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही इंपॉर्टेंट है, हमें इन दो के बीच में बैलेंस रखना है। ये किस केस में बताया गया? चंपाकम दारूजन केस 1951, गोलकनाथ केस 1967, किशनानंद भारती केस 1973, मिनरल मिल्स केस 1980। So options are here. Champakam Darujan case 1951, गोलकनाथ केस 1967, किशनानंद भारती केस 1973, मिनरल मिल्स केस 1980। किस में बोला गया था फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस रखना है? सो इट इज मिनरल मिल्स केस 1980। Which one of the following articles directs the state government to organize village panchayats? देखो आपको रिवीजन हो जाएगा, पूरा याद हो जाएंगे आपको ये आर्टिकल्स। तो टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत किस आर्टिकल में है? कौन सा आर्टिकल डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को? आर्टिकल 32, 40, 48, 51। अब आप खुद ही बताएंगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आर्टिकल 40 टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। ठीक है, ओके। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? इंडियन फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड कौन सा? अगर आपने ध्यान दिया होगा, अभी पढ़ा होगा, ऊपर ही हमने पढ़ा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 380, 312, 60, 51। सो यस, द ऑप्शन डी, आर्टिकल 51 इज रिलेटेड विद द इंटरनेशनल रिलेशंस इन फॉरेन पॉलिसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी। हमारी स्टडी कन्वीनियंट हो उस चीज़ के लिए, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको इन पार्ट्स में नहीं बांटा है। किस पार्ट में बांटा गया है? सोशलिस्टिक, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, गांधीयन, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्वियसली इन्हीं तीनों में बांटा गया है, गांधीयन, सोशलिस्टिक, लिबरल, इंटेलेक्चुअल, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो ये कॉमन सेंस है, अगर गांधी जी की आपको बातें पता होगी ना तो आपको खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सा आर्टिकल गांधीयन है। सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि आपको गरीबों की पे नज़र रखनी है, उनको रेगुलेट करना है सो दैट कि उन पे एक्सप्लॉइट ना करे कोई, उनको अपलिफ्ट करने के लिए काम करनी है। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गया मॉडर्नाइजेशन, जो बाकी मॉडर्न ख्यालात हैं उनको बढ़ावा देना, उससे कुछ अच्छी चेंजेस लाना। सो ऑप्शन डी इज हियर द राइट आंसर, ऑल ऑफ द above. Which of the following articles was inserted by 42nd Constitutional Amendment Act to provide for the participation of workers in the management? कितनी बार? चौथी बार अब रिवाइज हुआ है यहाँ पे, रिपीट। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट किस आर्टिकल में बताया गया, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया? कौन सा आर्टिकल ऐसा है? हमें पता है 43A, और फिर 43B जो है ये हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बोलता है। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट हुआ है, ऐड हुआ है। 38, 44 से ऐड हुआ है ना। 45, 86 से ऐड हुआ है। 39, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड हुआ है कि नहीं? शाबाश। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से जो ऐड हुआ है वो 43A है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। सो ऑप्शन डी। Which of the following provisions is a part of both directive principles of state policy and fundamental duties? इनमें से कौन सा जो प्रोविजन है वो दोनों का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बताइए। सो ऑप्शन सी, मैंने आपको बोला जो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ ना, उससे 21A फंडामेंटल राइट ऐड किया गया, वो भी एजुकेशन के रिलेटेड है। आर्टिकल 45 का सबस्टेंस चेंज किया गया, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात की गई, और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है
गार्डियंस को प्रोवाइड करनी है अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये एफएलएम फंडामेंटल ड्यूटी है। इसको 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से ऐड किया गया। सो ऑप्शन सी गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन। 21A एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। आर्टिकल 45 DPSP एजुकेशन टू चिल्ड्रन। ये 3 चेंजेस लाई गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच करके नहीं है? देखो आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से बिल्कुल सही है ना। अच्छा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 46 बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 15 बिल्कुल सही है। लेकिन 43A अभी हमने 5 बार पढ़ा। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसके लिए आर्टिकल 43B है, ठीक है, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, ठीक है। सो ये इनकरेक्ट है, बाकी करेक्टली मैच करके आप खुद भी पढ़ लीजिए, खुद भी देख लो इसको। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। Which of the following is not correctly matched? Article 39A free legal and equal justice free legal aid. Article 40 organization of village panchayats. Article 44 uniform civil code. Article 48 separation of judiciary from executive. कौन सा यहाँ पे correctly match करके नहीं है? जरा आप बताओ कौन सा correctly match करके नहीं है? अभी हमने देखा सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 के अंदर आता है। दिस इज नॉट करेक्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड करेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 44 करेक्ट है। आर्टिकल 39 इक्वल जस्ट एंड फ्री लीगल एड बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 48 का मतलब इसमें जो सबस्टेंस है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। गॉट इट? In which of the following the provisions for the protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife are found in the Constitution of India? Only in directive principles of state policy, only in fundamental duties, both A and B, none of the above. Improvement environment को करना या protect करना किस में है? So here option C is the right answer, both A and B. आर्टिकल 48A जो है और आर्टिकल 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और राइट टू प्रिजर्व स्टेट पॉलिसी का 48A है, उसमें प्रोविजंस है फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट किया गया है? जो 5th शेड्यूल है ना, वो शेड्यूल कास्ट के लिए दिया गया है। प्रियम्बल आपको पता है इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 है। तो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर। यही है वेलफेयरिस्टिक स्टेट और सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात की गई है इसमें, ठीक है, शाबाश। सो ऑप्शन बी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी? ये दोबारा रिपीट हुआ है, हमने ऊपर ही दिखा आर्टिकल 51 और इंटेलेक्चुअल लिबरल पार्ट में आता है। ऑप्शन डी। Which of the following articles directs the state government to organize village panchayats? ये भी हमने देखा आर्टिकल 40 का इसका आंसर है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस PDF और आई होप कि आपको डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जितने भी आर्टिकल्स उसमें आते हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, वो हमने इसमें किए, ठीक है। आपको ये ज़बानी याद होना चाहिए। आप अगर आप, मुझे पता है ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा ड्राई लगता है बच्चों को, आप 2-3 बार इसको देखोगे ना तो कभी आपको भूलेगा नहीं। तो बाकी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमने प्रीवियस पार्ट्स किए, अगर किसी ने वो नहीं देखे वो भी देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको निकलेंगे यहाँ से, और इसमें हर एक तरह के हर एक लेवल के क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।